हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका पूरा सिलेबस कवर करवा के आपको बिल्कुल निःशुल्क में वीडियो फॉर्म में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आपसे एक भी रुपए का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ना आपको कोई पेमेंट करना है। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ है। आपको एक और बात बता दूं कि हमने अपनी बुक्स भी तैयार करी हैं। बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिल सकती हैं। प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को फिलअप कर देंगे। बुक्स को बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बनाया गया है, साथ ही साथ उनको और इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने उसके कई सारे पार्ट किए हैं। पार्ट इन द सेंस कि आपको उस बुक के अंदर कई सारे मतलब ऐसे सेगमेंट मिलेंगे, अलग अलग भाग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अर्थशास्त्र की बुक ही पढ़ रहे हैं तो आपको इसके सैंपल पेपर, या आपने समाज विज्ञान की कोई किताब पढ़ी है तो उसके सैंपल पेपर, फिर आपके उसके मान लीजिए कि आपके एमसीक्यूज के बारे में तो एमसीक्यूज उसमें डाले गए हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जैसे मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सब वहाँ पर ऐड किए गए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएं, आपको कोई परेशानी ना हो कोई चीज़ ढूंढने में, और पढ़ने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्लियर बात। अब बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हम बात करने वाले हैं विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, है ना। तो हम लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसके अंतर्गत ही इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। हमने चूंकि पिछले टॉपिक में वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में हमने बात कर ली थी और हमने जान लिया था। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुछ जगह फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम कहलाता है। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। आपको याद होगा कि हमने चीनी खिलौनों का उदाहरण यहां पर देखा हुआ था। आपने देखा था कि एक भारत है और एक देश है इसके पड़ोस में जिसको आप चीन कहते हैं। भारत में एक चीज आती थी कि यहां पर खिलौने जो हैं, है ना, यहां पर जो खिलौने हैं वो काफी महंगे थे। खिलौने जो हैं वो महंगे हुआ करते थे और इन खिलौनों का मार्केट चाइना ने समझ लिया कि यार ये मार्केट तो बड़ा है ना। तो चाइना ने इस मार्केट को समझ लिया और चाइना इस मार्केट को समझने के लिए चाइना ने क्या किया कि भाई यहाँ पर खिलौने क्या थे, महंगे हुआ करते थे और साथ ही साथ डिजाइन कम थी। चाइना ने ये दो चीजें पकड़ी कि हमको सस्ता बनाना है, साथ ही साथ डिजाइन पर काम करना है और अच्छा बनाना है। बस ये दो चीजें ध्यान रखें। चाइना ने सस्ता और अच्छा बनाया और खिलौनों को किसके मार्केट में उतार दिया, भारतीय खिलौनों के मार्केट में उतार दिया। देखते ही देखते 2, 4, 10 साल, 15 साल के अंदर चाइनीज खिलौनों का बोलबाला हो गया। 70 से 80% मार्केट चाइनीज खिलौनों का हो गया और भारतीय खिलौनों का जो व्यापार था, भारत के जो खिलौने थे वो मार्केट से आउट होने लगे, मार्केट से बाहर होने लगे। तो इस बारे उदाहरण पर आते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि सरकारें कई प्रकार की पाबंदियां भी लगाती हैं, उनमें से एक पाबंदी हम बात करने वाले हैं कि आयात पर। भारत सरकार में क्या किया कि भारत सरकार ने खिलौनों का जो आप क्या कर रहे हैं, चूंकि चाइना से मंगा रहे हैं मतलब आयात। आयात का मतलब क्या है, मंगा रहे हैं, मंगाना। तो आप मंगा रहे हैं तो वो आयात हो गया। तो आयात पर क्या कर दिया, कर लगा दिया। कर का मतलब क्या हो गया, टैक्स लगा दिया। मान लीजिए कि ये खिलौना आपने जो खिलौना मंगाया यहां से, ये 100 रुपए का आता है, सरकार ने इस पर 20 रुपए टैक्स लगा दिया। तो अब इस खिलौने की कीमत कितनी होगी, 120। मतलब इसके दाम भारत में बढ़ जाएंगे। अब ये सस्ता खिलौना नहीं रह पाएगा। तो आपके दिमाग में सवाल आया कि सर ये सस्ता था, हमें तो मजा आ रहा था, खिलौने थे हमारे पास, ये क्यों ऐसा कर दिया, हम कैसे खरीदेंगे महंगे। तो उसके पीछे का कारण समझो आप कि क्यों सरकार ऐसा कर लगाती है, क्यों उसको मजबूरी में आयात कर लगाना पड़ता है। अब आप बात करें कि कर लगाने से होगा क्या, है ना, तब क्या होगा। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये खिलौना खरीदना था, ये होगा सबके पास, कुछ लोगों के पास टाइप के खिलौने होंगे, टेडी वेडी कुछ होंगे। और हमने देखा पिछले वीडियो में, पिछली स्लाइड पर देखा कि आयात कर एक लगाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे आयात कर के पहले वाले सेगमेंट की, कि आयात कर के पहले और आयात कर के बाद, है ना। आयात कर के बाद भी आपको देखना होगा, ये दो सेगमेंट। पहले अगर आप देखें कीमत 100 रुपए है, लेकिन आयात कर के बाद अब 100 रुपए पर आपको आयात कर भी देना पड़ेगा। मान लीजिए इस पर 20% का आयात कर लगा दिया, मतलब 20 रुपए लगेगा। तो आप इसकी कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए। पहले की तुलना में कीमत बढ़ी कि घटी, कीमत बढ़ गई। तो कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, अब वो खिलौने भी महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब महंगे हो गए, महंगे होने से क्या होगा, महंगे होने से आप देखेंगे अब जो चीन का खिलौना भारतीय खिलौनों के व्यापार को नष्ट कर रहा था वो भी थोड़ा महंगा होने लगा। मतलब भारतीय खिलौनों का व्यापार भी अब उनके सामने टक्कर दे सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
जो भी व्यापारी चीन से खिलौना आयात करेगा उसे आयात कर चुकाना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। जितने भी खिलौने मंगाए हैं सबके ऊपर उसको कोई ना कोई टैक्स देना पड़ेगा। खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, खिलौनों के दाम बढ़ जाएंगे, खिलौनों की कीमत अधिक हो जाएगी। तो अब इससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा, ये आपने टैक्स जो लगा दिया, क्या फायदा है इससे? फायदा यह है कि चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः ही कम हो जाएगा। आयात जो है उसको कम करने के पीछे कारण क्या है, ताकि देखो दो आपके पास बाजार है, भारत का बाजार है और चीन का बाजार है। अगर चीन से लगातार सस्ता माल आता रहा तो भारत में कभी किसी चीज का उत्पादन हो नहीं पाएगा। हम हमेशा क्या करेंगे, मंगा लो यहां से, मंगा लो यहां से, यहाँ मंगा लो यहां से, मंगाते रहेंगे। हम हमेशा इसी चीज पर चलते रहेंगे। तो जरूरी क्या है कि यहाँ का सस्ता माल कुछ दिन के लिए रुके ताकि हमारे यहाँ उत्पादन होने लगे। चूंकि हम नए फेज में हैं, हमें उत्पादन की नई नई तकनीकों की आवश्यकता है, नई नई चीजों की आवश्यकता है। हम उत्पादन करने लगे, सही साठ हो जाए, बाद में देखेंगे, हटा देंगे आयात कर। तो क्या होगा कि इससे चीन का जो आयात है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, भारत का खिलौना निर्माता धीरे धीरे समृद्ध हो जाएंगे और अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अब वो खिलौने का व्यापार धीरे धीरे टिक जाएगा। इस प्रकार के जो आयात कर या कुछ चीजें लगाई जाती हैं उनको व्यापार अवरोधक कहते हैं। मतलब आयात को कम करने के लिए कभी कभी हमारा जो निर्यात होता है उनके ऊपर भी चीजें अलग अलग देश लगाते हैं। तो आयात को कम करने के लिए व्यापार अवरोधक कोई ना कोई चीज हम लगाते हैं, उसको हम व्यापार अवरोधक कहते हैं, व्यापार को घटाने के लिए, आयात को घटाने के लिए। अब व्यापार अवरोधक क्यों कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा सोचो आप, ऐसी स्थिति तो नहीं है। क्योंकि इस व्यापार अवरोधक के थ्रू हम कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, कई प्रकार की मतलब कुछ रोक लगाते हैं, कुछ चीजें उनके ऊपर सेट करते हैं कि भाई इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए करती हैं। मतलब या तो विदेशी व्यापार बढ़ाना चाहती हैं तो छूट देंगी, और कटौती करना चाहती हैं तो उस पर कुछ नियम शर्तें लगाना चालू करेंगी। देश में किसी प्रकार की वस्तुओं की कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए भी व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने भी इस अवरोधक का उपयोग किया है, मजबूरी थी। कारण क्या है, अगर आप स्वतंत्रता के बाद के भारत को देखते हैं तो देश के उत्पादक, मतलब देश में जो भी चीजें हम बना रहे हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनको विदेशियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। और विदेशी लोग इतने परिपक्व हो चुके हैं, हमारी फैक्ट्रियां तो नई नई लगी हैं और यहां से प्रतिस्पर्धा करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमें अपने उद्योग को पहले खड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने उद्योग को पहले सेट करना पड़ेगा। और उद्योग अगर अच्छे से सही हो गया, सही तरीके से चलने लगा, तो फिर हम धीरे धीरे अपनी कीमतें खुद अपने आप घट जाएंगी। तो उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उनको आधार देने के लिए हम इन अवरोधकों का भारत सरकार भी प्रयोग करती है। तो विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया ताकि देशी उत्पादक विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्राप्त कर सके या उनको संरक्षण दिया जाए। अब ऐसा क्यों किया, अब एक और सवाल आया, क्यों कर दिया? तो आप देखें 1950, बोले आप कहेंगे सर सस्ता आ रहा तो अच्छी चीज है ना, हमको महंगा आप क्यों करवा रहे हो, हमारी तो पॉकेट खाली हो जाएगी। नहीं, देखो आप समझो, कारण क्या है, लंबा सोचना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सुबह की रोटी अपन 2 खाते हैं ताकि शाम को 6 मिल जाए, शाम को पनीर खानी है तो सुबह भूखे रहते कि नहीं, कहीं आप पनीर खाने जाते हैं या कोई अच्छा भोजन करने जाते हैं तो सुबह बोले आज कम खाएंगे। कई लोग होंगे ऐसे, अरे होंगे ऐसे ऐसे, मान ही नहीं सकता मैं कैसे नहीं होंगे, कि बोले आज वहां, आज तो पंगत में जाना है, आज तो इसकी शादी में जाना है, सुबह से नहीं। कई होते हैं ऐसे, मैंने देखी दुनिया, कई रहते हैं ऐसे। तो देखो क्या है, तो उनने क्या किया, उनने ऐसा करके अपना एक चीज बचाई ताकि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा उपयोग कर पाए। ऐसे ही हमको करना है कि उद्योगों को पहले संरक्षण दिया, पहले हमने तकलीफ दी, आप भूखे रहे तो पेट को तकलीफ दी कि नहीं दी, फिर आपको शाम को भर पेट मिला गुलाब जामुन और फलाना ढिकाना। ऐसे ही क्या है कि उद्योगों को पहले हमने क्या किया, संरक्षण दिया ताकि यहाँ के दाम ठीक रहे। तो पहले हमको कष्ट हुआ, हमको महंगी चीज देनी पड़ी, लेकिन जैसे हमारे उद्योग सेट हो गए तो जिंदगी भर के लिए उस पर हमें काम भी करने को मिल रहा, साथ ही साथ उनकी कीमत भी क्या हो गई, घट गई। तो हमारे यहाँ चीज भी अच्छी बनने लगी और दुनिया भर में बिकने लगी, तो इससे कमाई भी होने लगी। तो जिंदगी किसकी अच्छी हुई, सभी लोगों की। तो बाद का फायदा देखकर, लंबे समय का फायदा देखकर कई बार हमें चीजें ऐसी कठोर करनी पड़ती। देखिए 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, मतलब हमारे यहाँ पर उद्योग लग रहे थे। उद्योग अपनी, जैसे हमने अपना बचपन गुजारा तो उद्योग भी अपनी बचपन अवस्था में थे। और इस अवस्था में अगर बाहर से सामान आता रहता वो अच्छी क्वालिटी का और सस्ता, तो हमारे उद्योग टिक नहीं पाते। तो आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, ये उद्योग स्थापित नहीं हो पाते। इस कारण से हमने ये व्यापार अवरोधक का उपयोग किया। समझ में आई बात कि क्यों लगाया?
इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम की ही आयात की अनुमति दी कि इनको आप मंगा सकते हैं, बाकी सबको आप भारत में पैदा करिए। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों के विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है, या तो अवरोधक लगाकर या नियम लगाकर या सरकारी सहायता देकर, कैसे भी करके उनको संरक्षण दिया ताकि उनका विनिर्माण उद्योग खड़ा हो सके, उनका विनिर्माण उद्योग उसको आधार मिल जाए ताकि वो अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करे। भारत ने करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए। यहां पर हमने क्या किया, कुछ उदारवादी परिवर्तन करते हैं, उदारीकरण करते हैं, निजीकरण करते हैं, है ना, एलपीजी रिफॉर्म जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं और निजीकरण करते हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब ये प्रतिस्पर्धा क्या होगी, जब भी आप कंपटीशन करते हैं, उसने 4 पन्ने पढ़ लिया, हम भी पढ़ेंगे, इससे क्या होती है, आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे आप देखते होंगे ना यार वो बहुत पढ़ता है, हमको भी पढ़ना, तो आपकी उसकी कंपटीशन है, वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है, वो अच्छा बना रहा है तो हमको भी अच्छा बनाना, वो सस्ता कैसे बेच पा रहा है, हमको भी। तो इनसे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ क्या होता है, सस्ता भी हो जाता है, और हम और आप लोग क्या कर पाते हैं, उसका बड़े अच्छे से आनंद ले पाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया कि भारतीय जो उत्पादक हैं वो भी प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। मतलब क्या होगा कि उनको उत्पादन बढ़ाएंगे, क्वालिटी अच्छी करेंगे, रेट भी कम करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा, नहीं तो विश्व मार्केट से वो हट जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया कि ये बहुत अच्छी चीज भारत ने कर दी। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफी हद तक हटा दिया गया। अब भारत में आसानी से आ सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है, आसानी से चीजों को आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, और विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने भी यहां पर बड़ी आसानी से स्थापित कर सकती हैं, खोल सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इसी को उदारीकरण कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम निजीकरण और वैश्वीकरण को समझते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति होती है कि वे आयात करना चाहते हैं या निर्यात करना चाहते हैं, वो उनकी ऊपर है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए अधिक उदार, इसको कहा गया कि सरकार उदारवादी हो गई है। तो ये हमने यहां पर बात कर ली कि विश्व व्यापार और विदेशी निवेश का जो उदारीकरण है उसको हमने यहां पर समझा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं जिनके लिए हम आपसे 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं करते। 1 रुपए तो बड़ी बात कर दी, पैसा भी हम नहीं मंगाते। आप सीबीएसई मतलब इंग्लिश मीडियम में KG to 12, हिंदी मीडियम में 7 to 12 तक की कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। NTSC ओलंपियाड, फिर एंट्रेंस एग्जाम, CUET, IIT, नीट, फिर इसके बाद आपको कंपटीशन के बारे में, जब आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, बैंक, रेलवे, SSC, UPSC, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं। एक और चीज बता दूं कि आपको हम कुछ बुक्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ बुक्स और कुछ ई बुक्स हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलेगा, उसको फिलअप कर देंगे, आपको बुक मिलने के लिए आपने ये फॉर्म को भर दिया है। अब क्या होगा कि बुक क्यों दे रहे हैं, तो बुक को क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बड़ा तगड़ा बनाया गया है। क्वालिटी कंटेंट में तो कोई उसका तोड़ नहीं है। साथ ही साथ बुक और इफेक्टिव हो, बुक और अच्छी हो, तो बुक को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया। आपको कोई भी बुक आपने ले ली तो उसके कई सेगमेंट है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न वाला एक भाग हो गया, फिर उसी में आपको मैप आधारित प्रश्न का एक भाग हो गया, एक बहुविकल्पी प्रश्न का भाग हो गया, एक थ्योरी वाला भाग भी हो गया जो हम चैप्टरों पर बात करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका जो भी मन करे एक किताब उठाइए, आपको लगता है कि यार हमें अध्याय 3 के MCQ लगाने, लगा लिया। हमें लगता है अध्याय 5 का हमें मैप आधारित प्रश्न कर लेने चाहिए, 1 नंबर का ना, कर लिया। वहीं बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाते पीते, चाय पीते आप आसानी से कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं इनके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। और वीडियो कहां प्राप्त करेंगे आप, मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें पाएंगे और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर इसलिए जरूरी है कि लोगों के पास बात पहुंचनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछिए, आपको कुछ लगता है कि वीडियो कैसा है, उसका फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।